हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इरविन गॉफमैन को पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो थिंकर का पार्ट चल रहा है उसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। और अब जो थिंकर्स पे वीडियोस बनेंगी 2-3 यूनिट समाप्त करने के बाद ही कोई थिंकर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी समय से थिंकर चल रहा है, लगभग 70 थिंकर्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़े समय के लिए इसको स्टॉप करती हूँ और 1-2 थिंकर्स ही बचे होंगे, ज़्यादा होंगे नहीं, और वो भी नेट के सिलेबस से बाहर के हैं, ठीक है। जैसे ऑगस्ट काम्टे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो थिंकर्स हैं ये नेट के सिलेबस के बाहर के हैं और नेट का पेपर बिल्कुल लगा हुआ है। तो 2-3 यूनिट जो जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं नेट के पेपर में, उसको फिनिश करने के बाद ही मैं ये 2 थिंकर्स पढ़ाऊँगी, 2-3 थिंकर्स। और जो आपकी डिमांड हो किसी थिंकर को लेकर तो उसको भी आप बोलिएगा, ठीक है। बीच बीच में वीडियोस बनती रहेंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। इरविन गॉफमैन का जो जन्म है वो 1922 और इनकी मृत्यु 1986 को हुआ था, ठीक है। तो ये जो थे वो अमेरिकी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी थे। तो देखिए, इनका जन्म तो बेसिकली कनाडा में हुआ था, ठीक है, लेकिन ये अमेरिकी कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने अमेरिका में ही ज़्यादा कार्य किया हुआ है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में इन्होंने क्या किया, संरचना की बात की। सामाजिक संरचना में कौन सा व्यक्ति कहाँ खड़ा है उसके आधार पर हम उसके साथ अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सामने कोई मंत्री आ जाए तो हम उसके सामने अंतःक्रिया जो करेंगे बिल्कुल अलग ढंग से करेंगे, और हमारे सामने हमारा दोस्त आ जाए तो हम उसके साथ अलग ढंग से अंतःक्रिया करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे सामने हमारे गुरु आ जाए, हमारे प्रोफेसर्स आ जाए तो उनके सामने अंतःक्रिया अलग ढंग से करेंगे, और हमारे दूसरे लोग जो गांव के हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उनसे अंतःक्रिया अलग ढंग से करेंगे। तो व्यक्ति जो है वो सामाजिक संरचना में किस व्यक्ति को कौन सा स्थान प्राप्त है उससे अंतःक्रिया करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान देता है। तो इरविन गॉफमैन को संरचनात्मक अंतःक्रियावादी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सूक्ष्म सामाजिक परंपरा को अपनाते हुए अध्ययन की एक नई विधा को जन्म दिया। उसका नाम क्या था, अभिनय शास्त्र, ड्रेमोटर्जी या फिर ड्रेमोटोलॉजी, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि समाज एक विशाल मंच है, ठीक है, और इस विशाल मंच में हम जाते हैं अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने, यानी हम एक मुखौटा पहन के समाज में लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और डिटेल से भी जानेंगे। इनका जो जन्म है कनाडा में हुआ था, लेकिन ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की शुरुआत मीड से होती है, ठीक है। मैंने इनके चैप्टर मीड के चैप्टर में बताया हुआ है कि सबसे पहले प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की शुरुआत की थी इन्होंने, जबकि ब्लूमर ने बताया, इस शब्द का नाम जो है ब्लूमर ने रखा, ठीक है। अंतःक्रिया शब्द का नाम ब्लूमर ने रखा, जबकि अंतःक्रिया की अवधारणा झलकती है किसके लेखनों में, मीड के लेखनों में, ठीक है। लेकिन ब्लूमर ने इसका नाम रखा, ठीक है। तो ब्लूमर ने इनका नाम रखा और गॉफमैन ने क्या किया, इसको अभिनय शास्त्र से जोड़ दिया, समाज में जो लोग व्यवहार करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। इनकी कुछ अवधारणाएं हैं, देख लेते हैं, जिसको हम इस लेसन में अच्छे से जानेंगे। अभिनय शास्त्र की अवधारणा, अंतःक्रिया क्रम, भूमिका दूरी, संपूर्ण संस्थान, अग्रमंच भूमिका, पार्श्वमंच भूमिका और भर्ती की भूमिका, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले अभिनय शास्त्र की बात करते हैं। देखिए, अभिनय शास्त्र में क्या है, ऐसा माना जाता है कि समाज एक विशाल रंगमंच है और हम उसमें जाके क्या करते हैं, अभिनय करते हैं, ठीक है। जैसे हम बहुत दुखी हैं अंदर से, लेकिन जब दूसरों से मिलते हैं तो हम मुस्कुरा के मिलते हैं कि उन्हें लगे ना कि हम दुखी हैं, ठीक है। जैसे अभी उदाहरण के रूप में देखा जाए तो अभी एक एक्टर ने सुसाइड किया था, सुशांत सिंह राजपूत ने। तो वो जब लोगों से मिलते थे तो काफ़ी हंस के मिलते थे, उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो काफ़ी हंसमुख थे वो लोगों के सामने, लेकिन अंदर से वो उतने ही टूटे हुए थे, उतने दुखी थे, जिसको वो लोगों पर जाहिर नहीं होने देते थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये अभिनय है, ठीक है। तो इसी तरह से जितने एक्टर्स होते हैं, बहुत से एक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ ही अभिनय करते हैं और अभिनय को देखते हैं। जैसे कोई प्रोफेशन का व्यक्ति है, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, वो घर में बहुत दुखी है, घर में झगड़ा हुआ है, घर में रोज़ ऐसा माहौल है कि रहने लायक नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर मिला किसी व्यक्ति से तो वो ऐसा जाहिर नहीं होने देता कि उसके घर में ऐसा माहौल है, ठीक है। बहुत ही प्रसन्न होकर, सामान्य होकर मिलता है, तार्किक बातें करता है अच्छे से, ठीक है। तो अंदर क्या चल रहा है, यानी मंच के पीछे क्या चल रहा है, जो हमारे घर में हो रहा है वो क्या है, मंच के पीछे का हाल है,
वो हम मंच पे नहीं जाहिर होने देते। यानी जब दूसरों से मिलते हैं वो हमारा मंचन होता है, उसको हम जाहिर नहीं होने देते। ठीक है, एक व्यक्ति कोई स्टूडेंट है, वो घर पे बहुत दुखी है, उसके घर में ऐसे माहौल है कि घर में माता को पीटा जाता है, पिता जो है शराब पी के आता है, सबको मारता है। ठीक है, घर में आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तनाव है। ठीक है, तो वो स्कूल जाता है तो ये सारी चीज़ें वो प्रदर्शित नहीं करता दूसरों के सामने, बिल्कुल औपचारिक ढंग से वो एक मुखौटा पहन के जाता है और अपने क्लासेस वगैरह लेता है, सीखता है, फिर वो घर चला आता है। ठीक है, तो घर पे जो भूमिका है वो भूमिका के पीछे यानी पार्श्व भूमिका है, जिसको मैं अभी इसमें बताऊँगी। और अग्रमंच भूमिका क्या है, जो हम मंच पे जाकर करते हैं, यानी जो हम क्लास में कर रहे हैं, या फिर एक प्रोफेसर है जो क्लास में कर रहा है। ठीक है, एक वकील है जो कोर्ट में कर रहा है, एक जज कोर्ट में कर रहा है, वो क्या है, अग्रमंच भूमिका। लेकिन जो घर पे हो रहा है वो क्या है, पार्श्व भूमिका, वो मंच के पीछे की भूमिका है। ठीक है, जिसको हम मंच पे नहीं दिखाते। मंच पे हम वही दिखाते हैं, हम एक मुखौटा पहन लेते हैं, जैसा हमको इच्छा होती है हमारी मंच पे भूमिका दिखाने की, वैसा हम दिखाते हैं। ठीक है, यदि मंच पे खुश होने की ज़रूरत है, सबको खुश दिखाने की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, एक बनावटी खुशी लेकर लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मुखौटा पहन के ही लोगों से मिलते हैं। अंदर कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी परेशानी है, ये चीज़ें दूसरे लोग नहीं देख पाते। ठीक है, और पता तब चलता है जब वो सुसाइड कर लेता है या फिर वो कोई और बड़ा कदम उठा लेता है, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है, क्योंकि वो मुखौटा पहन के वो एक अभिनय कर रहा था लोगों के सामने। ठीक है, वो एक पात्र में था, लोगों से अभिनय कर रहा था, और जो उसकी वास्तविक भूमिका थी, जो उसके अंदर तकलीफ़ें थी, जिसको वो दिखा सकता था लोगों को, वो वैसा उसने नहीं किया। ठीक है, और जब दूसरे लोग अभिनय करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही अभिनय करते हैं, जब दूसरे लोग अभिनय करते हैं तो हम उनके सामने क्या करते हैं, दर्शक बन जाते हैं, उनके अभिनय को हम देखते हैं केवल। ठीक है, और हम जज करते हैं, और हमारे अभिनय को दूसरे लोग देखते हैं, वो जज करते हैं। ठीक है, तो इरविन गॉफमैन ने अभिनय शास्त्र में आई और मी की अवधारणा दी। ठीक है, देखिए सामाजिकरण में आई और मी की अवधारणा मीड ने दी है, जबकि अभिनय शास्त्र के अंतर्गत आई और मी की अवधारणा किसने दी है, इरविन गॉफमैन ने। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ एवरीडे लाइफ 1959 में ये पुस्तक लिखी गई। इसमें उन्होंने रंगमंच की उपमा का प्रयोग किया। ठीक है, यानी जो समाज है, समाज की तुलना उन्होंने किससे की, रंगमंच से की। ठीक है, ये एक विशाल रंगमंच है और इस मंच पे आकर हम अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो गॉफमैन ने बोला कि जैसे कोई व्यक्ति है, आई मतलब मैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूँ, मेरा मन कर रहा है गाना गाने का, मेरा मन कर रहा है कुछ करने का, तो वो मैं हूँ। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दरवाजे पे नॉक हुआ तो हमने तुरंत अपने सामने की चीज़ें साफ़ किया, और जो खा रहे थे उसको बगल किया, और बिल्कुल फ्रेश होकर लोगों से मुस्कुरा कर मिले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अभिनय, क्योंकि हम समाज में जा रहे हैं ना, वो मंच है। जो कोई आया मिलने, समाज के किसी व्यक्ति से हम मिले, तो वो एक मंच है जिसमें हम बनावटी व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा कि आई और मी की अवधारणा दी कि आई जो होता है वो मंच के पीछे की भूमिका है, यानी जब हम मंच पे नहीं होते, जब हम अकेले में होते हैं तो वो आई है। ठीक है, और जब हम मंच पे होते हैं तो क्या है, मी है। मी यानी मुझे लोग देख रहे हैं, और फिर जब मैं दूसरों को देखता हूँ तो वो भी क्या हो जाए, तो आई में बदल जाएगा। ठीक है, यानी जब व्यक्ति फोकस में होता है समाज के, वो व्यवहार कर रहा है, समाज के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्या है, मी है वो। लेकिन जब वो देख रहा है, समाज के लोग बिहेव कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति बिहेव कर रहा है, तो वो आई बन जाता है, दूसरा व्यक्ति है मी बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक व्यक्ति आई, फिर मी बनता है, फिर आई बनता है, इस तरह से क्या होता है, पार्ट चलता रहता है। ठीक है, और गॉफमैन ने अभिनय शास्त्र की अवधारणा जो है वो कॉलिन्स से ग्रहण की, और कॉलिन्स का जो अभिनय शास्त्र था उन्होंने किस में प्रयोग किया, देखिए राजनीतिक संगठन को दर्शाने के लिए किया। यानी कॉलिन्स ने बोला कि जो राजनीतिक संगठन है, जो विशाल ढांचा है राजनीति का, वो किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता। न तो वो केवल मंत्री से चलेगा, ना ही वो केवल प्रधानमंत्री से चलेगा, ना ही अपने विभाग से चलेगा, जो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे चलेगा। केवल जब सभी लोग संगठित होंगे। ठीक है, मंत्री जी ने मीटिंग में आदेश पारित किया और उसके नीचे के लोगों पे आया, फिर कुछ और विचार विमर्श वगैरह जो प्रक्रिया होती है वो सब हुआ, फिर टाइपिंग हुई, फिर जनता के पास जाएगा वो। ठीक है, लोगों में प्रचारित होगा न्यूज़पेपर के द्वारा या फिर किसी अन्य ढंग से,
तो इससे क्या होता है, ये पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। अगर केवल मंत्री जी रहें तब भी काम नहीं हो सकता, अगर केवल जो निचले कर्मचारी हैं तब भी काम नहीं हो सकता। उस पूरे डिपार्टमेंट के लिए, उस पूरे विभाग के लिए सबकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी कॉलेज में केवल प्रिंसिपल हो तो वो कॉलेज नहीं चल सकता। उस कॉलेज में स्वीपर से लेकर, टीचर से लेकर बच्चों की भी ज़रूरत है। अगर सब कुछ रहे, बच्चा ही ना रहे, तो उसमें वो कॉलेज फिर भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक संगठन की, राजनीति में एक संगठन होता है जिसमें जनता की भी ज़रूरत है, और जो राजनीति में ऊंचे पद पर बैठे हैं उनकी भी ज़रूरत है, निचले पद पर बैठे हुए लोगों की भी ज़रूरत है, ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत है, और टाइपर की भी ज़रूरत है, स्वीपर की भी ज़रूरत है। उस पूरे संगठन में सभी की ज़रूरत है, और यदि ये संगठन ना रहा तो क्या होगा, पूरा पूरा ढांचा जो है वो गिर पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलिंस ने इस ढंग से कहा, लेकिन गॉफमैन ने इसको समाज के ढांचे के रूप में बताया, समाज के संगठन के रूप में बताया कि किस तरह से लोग व्यवहार करते हैं, मंच के पीछे की भूमिका, मंच के आगे की भूमिका, और इससे समाज में क्या होता है, कार्य होता है, समाज का संचालन होता है, और समाज जो है वो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर देखिए अंतःक्रिया क्रम की बात की इन्होंने। तो गॉफमैन के विचारों में हर्बर्ट ब्लूमर का अंतःक्रियावाद और एडवर्ड वेनफील्ड के सामाजिक मानवशास्त्र का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इनके विचारों में ये दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। गॉफमैन ने प्रतीकों और अनुष्ठानों का उपयोग करके अपने सिद्धांत की बात की। तो प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक का जो हम अर्थ लगाते हैं, इसकी बात की उन्होंने कि जैसे ही हमने प्रतीकों को ग्रहण किया, जैसे डॉक्टर ने सफ़ेद कोट ग्रहण किया तो हम क्या किए, उसकी भूमिका में प्रबलता दिखी, ठीक है। तो हमको वो ज़्यादा अच्छा डॉक्टर दिखता है। जैसे ही उसने कपड़े पहने, और यदि किसी डॉक्टर से मिलो वो उसने साधारण कपड़े पहने हैं, कोई प्रतीक नहीं है, तो वो हमको उतना प्रबल ढंग से प्रभावित नहीं करता, ठीक है। वकील है तो कोर्ट में है तो उसको अलग ढंग से हम देखते हैं, और जब वो कोर्ट में नहीं है तो हम उसको अलग ढंग से देखते हैं। तो जैसे ही हमने प्रतीकों को ग्रहण किया, हमारी भूमिका में प्रबलता आ गई, ठीक है। गॉफमैन ने व्यक्तिनिष्ठ अर्थों पर आधारित अंतःक्रिया सिद्धांत दिया, जिसमें कोई व्यक्ति बाह्य संसार को देखता है और अपने स्व का विकास करता है। यानी उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ अर्थ बताया कि हम दूसरों को देखकर, दूसरे के व्यवहार को देखकर किस ढंग से जज करते हैं चीज़ों को, और अपने स्व का विकास करते हैं, किस ढंग से हम अपना मन बना लेते हैं, ठीक है। अगर किसी जगह पर आप जाइए, वहाँ पे सभी लोग जो है अच्छे ही अच्छे हों, तो हमारे अंदर भी अच्छाई आने लगती है। बाह्य संसार को देखकर व्यक्ति जो निरीक्षण करता है, हमारे व्यक्तित्व में भी वो गुण आने लगते हैं, ठीक है। फिर देखिए गॉफमैन ने अंतःक्रिया और सामाजिक संरचना में संबंध स्थापित किया, अतः उन्हें संरचनात्मक अंतःक्रियावादी विचारक कहा जाता है। तो देखिए इस संरचना की बात की उन्होंने, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके चारों तरफ संरचना है, ठीक है। ये व्यक्ति है, उसके गुरु हो गए, उसके पिता हो गए, उसके माता जी हो गई, बहन हो गई, ठीक है, और उसके और भी लोग हो, दादा दादी हो गए, ठीक है, पड़ोसी हो गए, स्कूल के लोग हो गए, ठीक है, और भी इस तरह से मान लीजिए पूरा वो घिरा हुआ है लोगों से, समाज से घिरा हुआ है। तो माता जो होंगी उनसे बात करने का तरीका अलग होगा, पिता से बात करने का तरीका अलग होगा, भाइयों से बात करने का तरीका अलग, बहनों से बात करने का तरीका अलग, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करने का तरीका अलग, ठीक है, और इस ढंग से डॉक्टर से बात करने का तरीका अलग, उस ढंग से पड़ोसियों से बात करने का तरीका अलग, दादा दादी हो गए उनसे, चाचा हो गए उनसे बात करने का तरीका अलग। इस ढंग से क्या होगा कि एक व्यक्ति है, सामाजिक संरचना में दूसरे व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त है, हम उसी ढंग से उससे अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। अब हम अपने कॉलेज में जाकर अपने टीचर्स से ये नहीं बोल सकते कि तू कैसा है, ठीक है। तो क्या हो गया, सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त है, हम उसी ढंग से उससे अंतःक्रिया करते हैं, इसीलिए इनको संरचनात्मक अंतःक्रियावादी कहा जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी अवधारणा, ये जो अंतःक्रिया क्रम है कि अंतःक्रिया में पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरह से अंतःक्रिया कैसे पूर्ण होती है, 5 स्तरों की बात की उन्होंने अंतःक्रिया को करने में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उन्होंने इंटरैक्शन ऑर्डर नामक एक शोध पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने 5 क्रम बताए कि किस तरह से अंतःक्रिया की शुरुआत होती है और अंतःक्रिया किस तरह से समाप्त होती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना ज़रूरी है। तो अंतःक्रिया ऐसा नहीं कि हम अपने कमरे में गए, अकेले बैठे हैं और हमने क्या किया, अंतःक्रिया कर लिया अकेले। कोई व्यक्ति होगा तभी हम अंतःक्रिया कर पाएंगे, ठीक है। सामाजिक अंतःक्रिया कभी भी अकेले में नहीं होती। तो क्या होगा, इसमें व्यक्ति का होना सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति सामने हो, ठीक है। फिर देखिए संपर्क,
अंतःक्रिया में संपर्क बहुत ज़रूरी है। ये संपर्क प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यानी हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, चैटिंग भी कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी बात कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी, या फिर आमने सामने भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पिता से मिले, हम आमने सामने बात कर लिए, ठीक है, या फिर दूर हैं कहीं बाहर रह कर पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, फ़ोन से बात करेंगे या फिर चैटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या संपर्क होना चाहिए। दूसरा जो चरण है वो संपर्क का है, और इसमें प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। सामने होना भी जरूर हो भी सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं, बस अंतःक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए जुड़ाव, मुठभेड़, यानी एक दूसरे से मिलना, ठीक है। यानी दो व्यक्ति खड़े हैं, ऐसा नहीं कि केवल खड़े होने से ही कार्य हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, संपर्क होगा और पहल करेंगे अंतःक्रिया की, तो ये क्या हो गया, ये जुड़ाव हो गया, ठीक है। फिर मंच अभिनय, फिर वो मंच का अभिनय शुरू करेंगे। उनके अंदर लाख कमियां हैं, लाख दुख हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान है, किसी कार्य को लेकर कोई कर्ज में डूबा है, या फिर घर के झगड़ों से परेशान है, किसी अन्य कारण से कोई परेशान है। लेकिन जैसे ही वो सामने वाले व्यक्ति से मिला, वो क्या करेगा, अभिनय करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये अभिनय बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कोई व्यक्ति नृत्य प्रतियोगिता में और गायन प्रतियोगिता में या फिर किसी अन्य प्रकार की प्रतियोगिता में निभाता है, उसी ढंग से वो क्या करेगा, अभिनय करने लगेगा। बहुत दुखी है अंदर से, बहुत ही ज़्यादा वो परेशान है, लेकिन जैसे ही वो मिला अपने कॉलेज के प्रोफेसर से, तुरंत प्रणाम किया उसने, बिल्कुल दुख नहीं दिखाएगा और मुस्कुराकर मिलता है। फिर देखिए सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान। इसमें उन्होंने बताया कि अंत्यक्रिया जो होती है वह दो व्यक्तियों से शुरू होती है, फिर समूह में भी अंत्यक्रिया होती है। तो समूह की अंत्यक्रिया की बात उसमें उन्होंने की, जिसमें विवाह है, जलसा है, मेला है, समारोह, सेमिनार हो गया, क्लास हो गया। तो जब व्यक्ति समूह में रहते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, मान लीजिए ढेर सारे लोग समूह में डांस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो प्रसंगों के अनुष्ठान हो गए, ठीक है, सामाजिक प्रसंगों के। तो समूह में होने वाली जितनी भी अंत्यक्रिया है वो किसके अंतर्गत आएगी, इसके अंतर्गत, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देखिए भूमिका दूरी की बात उन्होंने की थी। भूमिका दूरी में क्या है कि लंबे समय तक एक ही भूमिका निभाते निभाते व्यक्ति क्या करता है, नीरसता का अनुभव करने लगता है, ठीक है। जैसे कोई महिला होती है, रोज़ एक ही दिनचर्या फॉलो कर रही है, तो कुछ समय के लिए वो मायके चली जाती है कि हम थोड़ा सा दूसरे जगह पर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि ये जो कंटिन्यूटी है पढ़ने की, ठीक है, इसके थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी है ताकि हम नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरू कर सकें। उसी तरह से छुट्टी लेकर घूमने जाना, लोग अक्सर घूमने जाते हैं छुट्टी लेकर, ये भी है, ठीक है। और इस ढंग से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि पढ़ते पढ़ते आप भी ऊब जाते होंगे तो एक दो दिन नहीं पढ़ते होंगे कि हम चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, या फिर एक दो दिन मूवी देख लेते हैं तब पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि व्यक्ति एक ही भूमिका को निभाते निभाते नीरसता का अनुभव करने लगता है, तो क्या होता है, वो उस भूमिका को छोड़ देता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए छोड़ देता है और फिर एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा वापस आता है, उस भूमिका को ले लेता है, ठीक है। तो देखिए संपूर्ण संस्थान की अवधारणा उन्होंने दी है। संपूर्ण संस्थान का मतलब होता है कि जैसे कोई ऐसा संस्थान जिसकी बहुत ज़रूरत है समाज में, ठीक है, अगर ये न रहे तो अपराध बढ़ सकता है। जैसे जो परिवार से उपेक्षित बच्चे होते हैं, जिसको किसी ने नाले में फेंक दिया, किसी ने मंदिर के बाहर फेंक दिया, किसी ने कुछ किया इस ढंग से, तो अवैध जो बच्चे होते हैं इनको अनाथाश्रम में पाला जाता है, ठीक है। तो अनाथाश्रम क्या हो गया, संपूर्ण संस्थान हो गया। वृद्धाश्रम जो हो गए, यानी वृद्ध लोग, यदि वृद्धाश्रम न रहे तो वृद्ध कहाँ जाएंगे, अनाथाश्रम न रहे तो अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे, अपराध बढ़ेंगे, इनके ऑर्गन्स निकाल के बेचे जाएंगे, ठीक है, और इनको तमाम प्रकार के अपराधों में लिप्त किया जाएगा और इनका बहुत ही इनके जो अपरिपक्व माइंड है उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है, अपराधी तत्वों के द्वारा। तो अपराध जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है, ये संपूर्ण संस्थान में आते हैं, ठीक है। और संपूर्ण संस्थान एक ऐसा आवासीय स्थल होता है जहाँ पे व्यक्ति को बिल्कुल परिवार जैसी फीलिंग होती है। बोर्डिंग स्कूल भी संपूर्ण संस्थान में आ जाएगा। मिलिट्री छावनी जो होती है जिसमें लोग लंबे समय पर रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या होती है, वो भी आ जाएगा संपूर्ण संस्थान में। तो संपूर्ण संस्थान का मतलब है कि जहाँ पे व्यक्ति बिल्कुल परिवार से मिलता जुलता जो संगठन होता है उसी को हम संपूर्ण संस्थान कहेंगे, और इसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। फिर देखिए अग्रमंच भूमिका क्या है। अग्रमंच भूमिका मैंने आपको बताया था कि अग्रमंच भूमिका वह है जो हम समाज में निभाते हैं। यानी कोई हमसे मिलने आ गया, हमने उसके सामने जो बातें की जिस ढंग से,
क्या करेंगे, औपचारिक ढंग से बातें करेंगे, ठीक है। हमारे अंदर कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, हम उसके सामने जाहिर नहीं होने देते, हम उससे मुस्कुरा कर, हंस कर बातें करते हैं। ये अग्रमंच भूमिका, क्योंकि हमको मंच पे जाना है ना, ठीक है। जैसे मंच के पीछे की भूमिका, मंच के आगे की दो भूमिका होती है, ठीक है। जैसे हम घर पे हैं, बहुत दुखी, अकेले में रो रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी हैं, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति दरवाजे पे आया, नॉक किया उसने, और हम क्या करेंगे, आंसुओं को पोंछेंगे, तुरंत सब कुछ ठीक करेंगे और उससे हंसते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक मुखौटा हो गया। समाज में व्यक्ति भूमिका निभाते समय क्या करता है, मुखौटा धारण करता है। जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाना, हो सकता है शिक्षक के घर बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो, किसी की मृत्यु हुई हो जल्दी ही, या फिर घर में अच्छा माहौल ना हो, लेकिन जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो बिल्कुल उस दुनिया में रहता है, वो अपने मंच के पीछे की दुनिया को याद नहीं करता, दुखी नहीं रहता उस समय, ठीक है, और दुख को छिपाता है मुखौटे के द्वारा। डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत परेशान, कभी कभी लगता है कि बहुत परेशान है, हो सकता है फैमिली लाइफ अच्छी न चल रही हो, लेकिन वो इस चीज़ को अपने मरीज को नहीं दिखाता, वो औपचारिक ढंग से व्यवहार करता है, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा क्लास में शिक्षकों के समक्ष जो प्रदर्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें अग्रमंच भूमिका है। यानी जब हम समाज में जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, तो क्या करते हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने घर की परेशानियाँ, सबको हम छुपा देते हैं, ठीक है, और एक ऊपरी मुखौटा धारण करके हंसते हुए चेहरे से उससे मिलते हैं। ये क्या हो गया, अग्रमंच भूमिका हो गई। तो देखिए पार्श्वमंच भूमिका क्या है। पार्श्वमंच भूमिका में मंच के पीछे की भूमिका होती है ये, ठीक है। जैसे कमरे में व्यक्ति अकेला रो रहा है, ठीक है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, पार्श्वमंच भूमिका। ये समाज के संदर्भ में हो गया। और मंच के संदर्भ में देखें तो कोई रामलीला मंचन हो रहा है, तो आप देखेंगे कि पार्श्वमंच भूमिका, यानी जो अकेले अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो तैयार हो रहे हैं। कोई सीता के लिए बाल सही कर रहा है, तो कोई साड़ी पहन रहा है, तो कोई चेहरे पे कुछ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है। तो वो पीछे की भूमिका है, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। जैसे ही वो मंच पे आए, वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही बोलेंगे जो कि शास्त्रीय रूप से लिखा गया है, ठीक है। राम है तो राम वही बोलेगा जो राम ने बोला था, ठीक है, जिसको मान्यता प्राप्त है। तो जैसे ही वो मंच पे आए, उनकी भूमिका पूरी तरह से चेंज हो गई। वैसे ही समाज में होता है। घर पे हमारी भूमिका कुछ और होती है, लोग जो है दूसरों के बारे में अलग ढंग से बातें करते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, फिर कोई और व्यक्ति सामने आया, तो उसके सामने हम उसी व्यक्ति से दूसरे ढंग से बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पार्श्वमंच भूमिका और अग्रमंच भूमिका, ठीक है। घर में लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जैसे दरवाजे पे घंटी बजी, सब कुछ शांत करके, सबको ठीक करके उससे बात किया जाता है। तो ये पार्श्वमंच भूमिका, अग्रमंच भूमिका याद रखिएगा। फिर देखिए भर्ती की भूमिका। भर्ती की भूमिका के बारे में इरविन गॉफमैन ने बताया कि जैसे हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, और भर्ती होने के बाद हमारी पूरी भूमिका ही चेंज हो जाती है, ठीक है। हम हो सकता है घर पे सुबह सुबह बहुत हैवी नाश्ता करते हो, ठीक है, उसके बाद हम घूमते टहलते हो, मूवी देखते हो, कुछ ऐसा करते हो, इन्जॉय करते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे हम एडमिट हुए, तो एडमिट होने के बाद हमारी पूरी भूमिका चेंज हो गई। हमको सुबह ये दवाई लेनी है, हमको सुबह इतने बजे उठना है, फिर हमको टहलना है, ठीक है, हमको क्या करना है हॉस्पिटल में, मतलब हमारा खान पान, रहन सहन, हम कितनी बातें करेंगे, ये सब कुछ जो है वो हॉस्पिटल के द्वारा निर्धारित होता है। हम स्वयं अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हमको पिज़्ज़ा चाहिए या फिर हमको घूमना है, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते। तो भर्ती की भूमिका ये होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी भूमिका निभा रहा हो, जैसे ही वो एडमिट हुआ, उसकी पूरी भूमिका चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये भर्ती की भूमिका हो गई। फिर देखिए कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। कम्युनिकेशन कंडक्ट इन एन आइसलैंड कम्युनिटी, ये लिखा गया 1953 में, ठीक है, ये उनकी पहली पुस्तक है, याद रखिएगा। फिर देखिए द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्फ इंप्रूव्ड लाइफ 1959 में लिखी गई थी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक थी। इसी में उन्होंने अपने अभिनय शास्त्र की बात की है, ठीक है। तो देखिए पुस्तक क्रम से लिखे गए हैं, तो क्रम से याद करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। असाइलम, असाइलम मतलब पागल खाना होता है। तो इस पुस्तक में उन्होंने पागल खाने का अध्ययन किया और बताया कि जो पागल होता है उसके नैतिक जीवन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए कि उसके नैतिक जीवन का क्या, और वो जो समय पागल खाने में बिताता है उसके बारे में उन्होंने विश्लेषण किया है। इनकाउंटर्स, ये पुस्तक उन्होंने 1961 में लिखी थी। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस 1963 में लिखी थी। स्टिग्मा 1963 में। तो स्टिग्मा में उन्होंने देखिए उन लोगों का अध्ययन किया है जो कलंक का जीवन जीते हैं, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति पर ब्लेम लग गया, कोई रेपिस्ट है जिसने रेप किया हो और उसने सज़ा भी काट ली हो, फिर भी
जब तक वो उस समुदाय में रहता है या फिर लोग उसको जानते पहचानते रहते हैं तो लोग उस पर ब्लेम करते हैं, उनके घर आना जाना कोई पसंद नहीं करता, ठीक है। शादी समारोह में भी लोग उनसे थोड़ा दूर रहते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि उनसे कम से कम इंटरेक्शन हो। तो स्टिग्मा यानी कि जो लोग कलंक का जीवन जी रहे हैं। इंटरैक्शन रिचुअल 1967 में लिखी गई थी, इसमें अंतःक्रिया अनुष्ठान की बात की गई है, ठीक है। फ्राम एनालिसिस 1974 में, रिलेशंस इन पब्लिक 1971 में और जेंडर एडवर्टाइजमेंट 1976 में लिखी गई थी। फॉर्म ऑफ टॉक 1981 में लिखी गई थी। तो ये उनकी सारी पुस्तकें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इरविन गैफमैन का चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसके साथ ही थिंकर्स का जो पार्ट है उसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। और किसी थिंकर को लेकर यदि आपको लगता है कि इनके बारे में आपको जानना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। जब थिंकर को दोबारा शुरू करेंगे तो हम उसमें उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तो यूनिट्स जो बचे हुए हैं उनको फिनिश करते हैं उसके बाद, ओके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे, ओके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।